नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है निशाने पर संघ, अपनों पर तंज। जी हां, आरएसएस अब सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि सियासत का अखाड़ा बन चुका है और इस अखाड़े में राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के साथ अब जीतू पटवारी भी उतर आए। पटवारी ने अपनों पर ही तंज कसते हुए कहा है कि जिन नेताओं को आरएसएस का विरोध करने से डर लगता है वो बीजेपी से नहीं लड़ सकते, इसलिए मोदी से नहीं पहले संघ से लड़ो। वहीं उनके इस बयान ने प्रदेश में सियासी पारा भी बढ़ा दिया है। बीजेपी कह रही है आरएसएस को हराना शेख चिल्ली का सपना देखना है। खैर, संघ पर सुलगती सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। जिन नेताओं का दिमाग में ये है कि आरएसएस का विरोध करने से डर है, तो वो फिर मोदी को नहीं हरा सकते। मंच से गूंजती ये आवाज किसी और की नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की है, जो अपने ही नेताओं को नसीहत दे रहे हैं कि जिसे संघ से डर लगता है वो मोदी को नहीं हरा सकता। दरअसल गुजरात में हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में जीतू पटवारी ने संघ पर सीधा हमला बोला और कहा कि अगर मोदी को हराना है तो पहले आरएसएस से लड़ना होगा। मोदी, बीजेपी और आरएसएस तीनों एक ही हैं। हालांकि ये बात तो राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि कांग्रेस में वो कौन है जो आरएसएस के खिलाफ बोलने से बचते हैं, जिनकी तरफ जीतू ने इशारा भी किया। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस एक है और आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संघ नहीं है, राजनीतिक सामाजिक संगठन है। उससे उसी तरीके से लड़ो, डरो मत। अगर आप आरएसएस से मुकाबला नहीं करोगे तो बीजेपी की विचारधारा को नहीं हरा सकते। पटवारी के इस बयान से सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कह दिया कि संघ को हराना शेख चिल्ली का सपना है। आरएसएस कोई चुनावी पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आंदोलन है। नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी संघ को तोड़ने की कोशिश की। आपातकाल में भी स्वयं सेवकों के नाखून खींचे गए और जेलों में डाला गया, लेकिन संघ झुका नहीं, रुका नहीं। चाचा नेहरू ने भी आरएसएस को हराने की कोशिश की, कई षड्यंत्र किए, आरएसएस को जेल में डालने की कोशिश की, आरएसएस के स्वयंसेवकों पर जाति की। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जाति की। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल जैसा लगाया, उसमें संघ के स्वयंसेवकों के साथ वो क्रूर व्यवहार किया गया, उनके नाखून खींचे गए, उनको मारा गया, उनको सताया गया, उनकी संपत्ति का नुकसान किया गया। पर संघ का स्वयंसेवक देह निष्ठ कार्यकर्ता है। संघ का स्वयंसेवक मैं रहूं ना रहूं, मेरा हिंदुस्तान रहना चाहिए। संघ को हराना ये केवल तुम्हारा शेख चिल्ली का सपना मात्र है। देखा जाए तो कांग्रेस की रणनीति में आरएसएस को सीधा टारगेट करना है। हालांकि सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और अब जीतू पटवारी संघ को घेरकर मोदी को मात देने की स्कीम बना रहे हैं? क्या कांग्रेस अब संघ विरोधी अभियान को अपना नया सियासी हथियार बनाएगी? सवाल कई हैं, जवाब अगले कुछ दिनों की सियासत देगी। पर इतना तो तय है कि बिना मजबूत संगठन के ये कर पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस अब खुलकर संघ के खिलाफ मोर्चा खोलेगी? दूसरा सवाल, कांग्रेस में कौन है जो संघ का विरोध करने से डरते हैं? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस के पास उतना मजबूत संगठन है जो संघ से टक्कर ले पाए? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस के प्रदेश सचिव डॉक्टर विक्रम चौधरी, संघ विचारक डीके जैन और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और विक्रम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो तो कह रहे हैं शेख चिल्ली का सपना देख रहे हैं आप। नहीं आ रही। देखिए लोया जी को आवाज नहीं आ रही। विक्रम जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? विक्रम जी आवाज आ रही है आप तक? विक्रम जी, मेरी आवाज लगता है किसी को तक नहीं पहुंच रही। कुछ तकनीकी खामी है, हमारी टीम देख रही है उसको। लेकिन संघ पर एक बार फिर हमला बोला है अहमदाबाद में, और इससे पहले भी संघ पर दिग्विजय सिंह हो चाहे राहुल गांधी हो, संघ पर हमला बोलते रहे।
सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल ब्रजेश जी। संघ को टारगेट करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है कांग्रेस का? क्योंकि राहुल गांधी बोलते रहे हैं और अब जीतू पटवारी भी बोल रहे हैं, बीजेपी से तो लड़ने के लिए उनका संगठन उतना मजबूत नहीं है, अब संघ से मुकाबला कर रहे हैं। और एक सेवादल हुआ करता था जो संघ की तर्ज पर उन्होंने बनाया था, वो हाशिए पर है, उसका कोई अता पता नहीं है क्या कर रहा है आजकल। तो ऐसे में संघ से मुकाबले के लिए क्या रणनीति हो सकती है और इसके पीछे क्या क्या मकसद है? देखिए ब्रजेश जी, संघ से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए, जो इस समय नहीं है। संघ का जो कार्यकर्ता होता है वो अनुशासन प्रिय होता है और वो अंदर ही अंदर काम करता है। वो एक जिसे आप कह सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से काम करने वाला व्यक्ति होता है। उसे कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है, ना उसे सत्ता की लालच होती है, ना किसी अन्य तरह की लालच होती है। तो जब तक कांग्रेस में इस तरह का कार्यकर्ता नहीं होगा जो पार्टी को लेकर पूरे समर्पण भाव से काम करने वाला हो, तब तक संघ से मुकाबला तो करना असंभव है। निश्चित रूप से आप मानिए कि संघ का विरोध कांग्रेस इसलिए करती है क्योंकि उसे एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए होता है और उस वोट बैंक की वजह से ही कांग्रेस संघ का विरोध करती है। कई बार संघ का विरोध करते करते वो राष्ट्रवाद का विरोध करने लगती है और नहीं भी करती है तो वो ऐसा प्रदर्शित होता है कि वो राष्ट्रवाद का विरोध कर रही है। और यही कारण है, आपने देखा होगा कि लगातार जो युवा है वो युवा कांग्रेस की तरफ ना जाकर संघ की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है और संघ की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बन जाते हैं। और इसका ही परिणाम है, आप देखिए पिछले लोकसभा चुनाव को देख लें, इसके पहले हुए लोकसभा चुनाव को देख लें, उसके पहले हुए विधानसभा चुनाव को देख लें और लगातार मध्य प्रदेश में तो खासतौर पर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ संघ के समर्थन और संघ का जो साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसकी वजह से जीत लगातार मिलती आ रही है और कांग्रेस लगातार हाशिए पर चलती आ रही है। कांग्रेस के साथ एक और दुर्भाग्य है, कांग्रेस के जो नीति नियंत्रक हैं या जो नीति निर्माता हैं वो यह तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें किस लाइन पर चलना है और उसको लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी रहती है, जो धुलमुल की स्थिति बनी रहती है, उसकी वजह से कांग्रेस के जो लेकिन सूर्यकांत जी, संघ से लड़ने के लिए आपने कहा है कि उनको बाकायदा वो निस्वार्थी भाव से व्यक्ति चाहिए, लेकिन कांग्रेस में तो नेताओं के पीछे लोग चलने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे में संघ से मुकाबला कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। चलिए तो इसका जवाब भी ले लेते हैं। विक्रम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन रहा हूँ। पहली बात तो आपके नेता कह रहे हैं कि संघ से डरने वाले बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे कौन लोग हैं जो संघ से डरते हैं? और संघ बीजेपी कह रही है संघ से मुकाबला करना या सोचना भी शेख चिल्ली का सपना देखने जैसा है, और सूर्यकांत जी कह रहे हैं ऐसे निस्वार्थी लोग कहां से लाएंगे आप? संघ में तो कोई स्वार्थ नहीं है। राम माधव जैसे निस्वार्थी हैं, नागालैंड के होटलों में संघ को मजबूत करते हुए पाए गए थे, है ना, तो वो विषय वो नहीं है। इनके पास जोशीले भी हैं, राघव जी भी हैं, तो संघ के संस्कार हैं ये तो इसलिए चतुर्वेदी जी बहुत ज्यादा चिंतित ना हो। बहरहाल विषय ये है कि आरएसएस और भाजपा एक ही है। हम अब देश को जो बताना चाह रहे हैं कि आप आरएसएस को अलग मत लीजिए। आरएसएस जो संस्कृति और धर्म के नाम पर जो राजनीति करता है वो अंतोतगत्वा भाजपा में ही जाके ही वो विलीन हो जाती है। भाजपा का राजनीतिक प्रकल्प है, आरएसएस का राजनीतिक प्रकल्प है भाजपा। इस देश में अब जो है पानी सर के ऊपर उठ चुका है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो खालिस्तान हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो। अब इस देश में अलगाववाद की जबरदस्त लहर चल रही है और आरएसएस ने जो है हिंदी भाषी क्षेत्र को अपनी राजनीतिक सांप्रदायिक प्रयोगशाला बना रखा है। तो अब देश जो है टूटने की कगार पे पहुंच गया है। मैं आपको बताऊं, हिंदू मुस्लिम तो होता ही रहता था। गंभीर आरोप लगा रहे हैं लूनी जी के देश नहीं तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। विक्रम टूट गया है चाइना, लेकिन चाइना को इन्होंने वो तो कह रहे हैं इंदिरा गांधी, नेहरू से लेके गांधी तक सबने कोशिश की, संघ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। नहीं, संघ का क्या बिगाड़ने लायक तब संघ था ही नहीं। इनकी हैसियत क्या थी? अब ये पैसा आ गया है तो पैसे की दम पे सब कुछ दिख रहा है महिमा मंडन जैसी 15 महीने की सरकार थी। हमने संघ के लोगों को चरण चुंबक बने देखा है कांग्रेसियों के। तो संघ का चरित्र हमको बहुत अच्छे से मालूम है। आप हमें बिल्कुल मत बताइए कि संघ का चरित्र क्या है। ये तो इस हिसाब से तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा ना पहले। नहीं वो आएंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन देखिए दौर होता है, समय होता है। आप और मैं समय से बड़े बलवान नहीं होते। वही अर्जुन वही बाण वाली बातें हैं ये तो।
तो हमारा कहने का आशय ये है कि जब समय आएगा तो हम लड़ेंगे, लेकिन हमको एक लेकिन बात, विक्रम जी, संघ का इस इतना वक्त- खौफ क्यों कि आपके नेता बोलने से नहीं, डरते हैं? नहीं, खौफ कतई नहीं है। देखिए, खौफ बिल्कुल नहीं है। जीतू पटवारी कह रहे हैं हमको डरते हैं लोग। नहीं नहीं, दरअसल क्या है कि कहीं कहीं जो है लोग बहकावे में आ जाते हैं। जब मैं अपना निजी अनुभव बताऊं, जब मैं राजनीति में आया था तो संघ के लोग मुझसे संपर्क में थे, तो मैंने कहा भाई आप लोग क्या करते हो? तो उन्होंने हिंदुत्व की बातें, भारत माता की बातें और हिंदू मुसलमान के लोग की मुझे बड़ा डराया। लेकिन धीरे धीरे हमारी आंखें खुली। जो जितना समझदार रहता है उसकी जल्दी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन आज सूर्यकांत आप जी कह रहे हैं कि बताइए- आप संघ का विरोध करते करते राष्ट्रवादिता का विरोध करने लगते हैं। नहीं, आप बताइए, संघ की उपलब्धि ये है कि 10 साल के नरेंद्र मोदी के शासन में इन्होंने अपना एआई नहीं बनाया, लेकिन हमारे भारत के बच्चों को कबर बिज्जू बना दिया। तो संघ की तो उपलब्धि ये है। आज जो मणिपुर है आपका टूटने की कगार पे है। आपको मैं बताऊं ब्रजेश जी कि हिंदू मुसलमान तो ठीक है, होता आया है। संघ की हरकतों से हिंदू दलित होने लगा, हिंदू आदिवासी होने लगा, हिंदू वर्सेस किसान होने लगा, हिंदू वर्सेस जाट होने लगा। तो देश में जो सांप्रदायिकता और वो तो जातिवाद की जो समरसत्ता खाई अभियान है, चलाते अब हैं, तो एक कुएं पर एक पार्ट पर पानी भरवाते हैं, एक साथ भोज करवाते हैं, आप कह रहे हैं अलग करवाते हैं। रामभद्राचार्य ये बता रहे हैं कि कौन ऊंचा ब्राह्मण है, कौन नीचा ब्राह्मण है। ठीक है, तो संघ हिंदुओं को बांट रहा है दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि बांट रहे हैं आप दलितों में, ओबीसी में, जातियों में। आपने इस तरह से विभाजन कर दिया, आपकी वजह से मणिपुर के हालात है। चलिए जवाब ले लीजिए, गंभीर आरोप लगाए। आज दलितों को विश्वास नहीं रह गया सत्ता पे और राजनीति ठीक पे। दिनेश जी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं उधर से। इनको म्यूट रहे तो सब। हेलो जी बोलिए। आ रही मेरी आवाज आ रही है जी आ रही है, बोलिए। जी, मुझे हंसी आती है विक्रम जी की बातें सुनकर। ये कांग्रेस पार्टी की हमेशा से कोशिश रही है कि हिंदुओं को, देश को जातिवाद में विभक्त कर दिया जाए। अभी ये दलितों की बात करने लगे, कभी ये ब्राह्मणों के ऊंच नीच की बात कर रहे हैं, अभी ये ओबीसी की, राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, कभी बोलते हैं कि कांग्रेस ओबीसी से कट गई है, ब्राह्मणों से जुड़ गई है। तो ये इनके प्रकरण एक ही प्रयास है, किसी तरह से हिंदुओं को देश को में विभक्त कर दिया जाए, हिंदुओं को जातियों में बांटकर उनके टुकड़े करके उन्हें कमजोर कर दिया जाए। इनको ये नहीं मालूम कि हिंदू इस देश की तो शक्ति है। मंदिर क्यों धुलवाते हैं सर? 100 करोड़ मंदिर तुमने क्यों धोया, धुलवाते? मंदिर कांग्रेसी ने धोया, मंदिर कौन और कांग्रेसी? किसी ने नहीं धोया। वो हमारे ये जोनी आप साहब गए थे लोगों तो के कौन ने साथी थे। धोया? ये कौन आप ने धोया लोगों के मंदिर? साथी थे। और सुनिए विक्रम जी, मेरी बात सुनिए। आप ये जो सपना पाल रहे हैं ना आरएसएस से लड़ने का, नहीं, पहली हमें बात तो सपना नहीं आरएसएस है, लड़ने बहुत वाला, छोटा सा लक्ष्य है, आ छोटा जाने सा दीजिए, लक्ष्य बात आ है। जाने दीजिए, मैं आ जाऊंगा आप ही के पास विक्रम जी, हाँ, प्लीज। पहली बात तो ये कि आरएसएस कोई लड़ने वाला संगठन नहीं है। आरएसएस जो है प्रेम और भक्ति वाला संगठन है, वो लड़ाई में विश्वास नहीं रखता। हम देश को एक करके, देश को जोड़कर और निस्वार्थ भाव से राष्ट्रभक्ति का काम करते हैं। आरएसएस एक विचारधारा से जुड़ा हुआ संगठन है जहां स्वार्थ की कोई स्थान नहीं है, जबकि कांग्रेस में बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं होता। आप भी जानते हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के महसूस कीजिए, कांग्रेस में जो भी है वो अपने स्वार्थ के कारण जुड़ा है, पैसा कमाने के लिए और दूसरे तरह के संसाधन, ऐश और आराम के लिए, अयाशी के लिए कांग्रेसी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस 20 में साल से देशभक्ति सत्ता में और नहीं है। देश प्रेम का कोई, देशभक्ति और देश प्रेम का कोई स्थान नहीं है कांग्रेस में। इसलिए कांग्रेस को भूल जाइए, कांग्रेस तो समापन की ओर है। और जितने दिन मणिपुर जैसी कांग्रेस जीवित देशभक्ति। रहेगी, जितने दिन कांग्रेस जीवित रहेगी, मणिपुर में देश का संघ कहाँ आ नुकसान गया करती भाई? रहेगी, देश को हानि पहुंचाती रहेगी। इसलिए हालात तो कांग्रेस कैसे पार्टी पूछिए? कांग्रेस पार्टी का लड़ने का जो ये जो सपना है, वो भी आरएसएस से लड़ने का। देखिए, आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और एक सामाजिक और राष्ट्रीय संगठन है, जो एक भावना से देश के लिए, जिस तरह से शहीद भगत सिंह देश के लिए कुर्बान हुए, राजगुरु कुर्बान हुए, चंद्रशेखर जी कुर्बान हुए, इसी तरह से आरएसएस का हर एक तो आरएसएस में कौन कुर्बान हुआ? होने की एक भावना शहीद का रखता नाम है। बताओ, एक शहीद देश का नाम के बता लिए दो। जितने भी शहीद हुए सब तो आरएसएस से RSS बना हुए। था क्या कांग्रेस तब? में तो तो RSS था जितने क्या भी तब? शहीद हुए हैं, जितने भी शहीद 1923 हुए में हैं, बन वो गया सब था सर RSS कि की 25 अच्छा ये बताइए, हेडगेवर कौन थे? राष्ट्रभक्ति की बताइए। विचारधारा से जुड़े हुए हैं। चलिए विक्रम जी, हेडगेवर तो कांग्रेस में आरएसएस तो के कोई- हेडगेवर जो कांग्रेस में थे तो आरएसएस के ऐश और आराम संस्थापक करते भैया थे। इससे पहले और कांग्रेस से इन्होंने- जुड़े हुए थे वो, कांग्रेस से आपको वजीफा पता नहीं है? मिलता था। हाँ हाँ, यकीनन हाँ, कांग्रेस सब कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे, तो कांग्रेस से जुड़े सब थे, तो आंदोलन में यदि सहभागिता कोई निभा रहे हटा थे। जाए- हेडगेवर भी जुड़े थे। जब उन्होंने देखा कि निश्चित लगातार तौर दंगे हो रहे हैं, नागपुर में दंगा हुआ, आपने
रैलियों पर रोक लगा दी हिंदुओं के जुलूस पर, तो उन्होंने अलग चले गए, हिंदू महासभा में चले गए, संघ बना लिया। तो ये आपकी वजह से गए ना भाई। कांग्रेस का था नहीं, तो अंग्रेजों का शासन था उस समय, कांग्रेस का था, बताइए। लेकिन आप लोग आप लोगों की वजह से सपोर्ट नहीं किया ना आपने, सहयोग नहीं दिया। अरे सर अभी कुछ भी बोलते हो आप लोग। बहुत ही गंदी बात अंग्रेजों का आपने दोष कही, आरोपण हम पे। जो एक कांग्रेसी कह सकता था, ऐसी गंदी बात आपने कही कि कि देश के बच्चे कबर बिज्जू बन गए। ये और क्या बन गए बताइए। गंदी नालायक पने की बात आपने की है। नहीं, और क्या कर रहे हैं आप यूथ के लेकर ऐसी गंदी बात क्यों कहना, जिस यूथ को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। बच्चे क्या कर रहे हैं बताइए, और मस्जिदों पे नाच रहे हैं, मस्जिदों के नीचे खुदाई कर रहे हैं, औरंगजेब की कब्र खोदने के बाद। आप मुझे बताइए सपना आपके दिमाग में रहता है। क्या कहा था कि कब्र खोदेंगे? हिंदुओं में कब्र का कोई स्थान नहीं है, हिंदू धर्म में कब्र का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में है। ठीक है दिनेश जी, जवाब लेते हैं छोटा सा। विक्रम जी वो कह रहे हैं आप जातियों के नाम पर आप बांटते हैं हिंदुओं को, छोटा सा जवाब दीजिए। और जातिगत जनगणना की बात भी आप लोग कर रहे हैं, तो आप बांट रहे हैं, वो थोड़ी नहीं बांट रहे। नहीं, सशक्तिकरण देखिए, इस देश में जो आरक्षण है, बोल रहे हैं कि देश के बच्चे कबर बिज्जू बन गए। मैं उसका जवाब शर्म आना चाहिए, आपको माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल आपको शर्म आना चाहिए कि आपके यहाँ दंगे हो रहे हैं, जो बच्चे जो हैं भगवा पहन के मस्जिदों पे खड़े हो रहे हैं। आपके बच्चे देश के बच्चे नहीं है। कौन से बच्चे भगवा पहन के मस्जिदों पर खड़े हो गए? विक्रम जी, बच्चे देश के बच्चे नहीं है क्या? आपके बच्चे एक दो लोगों के कारण आप पूरे युवाओं को एक तरह से दोषारोपण नहीं कर सकते हो ना। उस यूथ को आप अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हो। आप सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते हो ना। सर आप बताइए कि हमारा युवा था जिसको जंजीरों से बांधकर अमेरिका से भेजा गया, नरेंद्र मोदी कहाँ था, आरएसएस कहाँ था? क्या आरएसएस बांग्लादेश में गया जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे? इधर आके वो चलिए लोया जी देंगे इसका जवाब। लोया जी क्यों नहीं गए बांग्लादेश? ठीक है, लोया जी से जवाब ले लीजिए जी। वो कह रहे हैं आपके राज्य में शासन में क्या हालात हो गए, हथकड़ी बांध के युवाओं को भेज रहे हैं, कबर बिज्जू बना दिया युवाओं को, उनकी हालत ये कर दी, भगवा पहना के आपने मस्जिदों में खड़ा कर दिया। ब्रजेश जी मैं बात करूं उसके पहले बड़े हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैं 16 मिनट से लगातार विक्रम जी को सुन रहा हूं और 1 मिनट भी वो बंद नहीं रहते, और मुझे लगता है कि ये टीवी के चैनल की मर्यादा के विपरीत आचरण। तो जब मैं बोलूं तो बड़ी विनम्रता से कहता हूं वो ना बोलें। उनका ज्ञान कितना महान है मैंने अभी सुन लिया पूरा। देखिए मैं बताता हूं, उन्होंने कहा कि जब आरएसएस की हैसियत क्या थी, किस समय की बात कर रहे हैं? 1947 में जब पाकिस्तान ने पहला आक्रमण भारत पे किया इस देश के विभाजन के बाद, जिन्हें कबायलियों का आक्रमण कहा गया, उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी को विशेष दूत बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा और वहां के महाराज हरि सिंह के माध्यम से भारत में कश्मीर का विलय करवाया। वो संघ के सरसंघ चालक गोलवलकर गुरुजी थे। जिनकी ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो इनकी नेहरू की सरकार में मिनिस्टर थे। ये पूछते हैं ना तो कोई ज्ञान नहीं है। और एक बात और इन्हें कंफर्म कर देता हूं, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, और जिसके कारण सरदार पटेल के आग्रह पर पंडित नेहरू ने 1964 की 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में सशस्त्र सेनाओं के साथ परेड में बुलाया था। ये वो संघ है, ये वो संघ है जिसके 37 अनुषंगिक संगठनों में से किसी एक संगठन की बराबरी पूरे कांग्रेस का संगठन नहीं कर सकता, केवल विद्या भारती की बराबरी नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आता कैसे देवा स्वप्न जीतते। चले छोड़िए, मैं मूलतः बात करता हूं। एक बात आप याद रखिए, संघ लड़ने वाला संगठन नहीं, संघ के विचार का कोई भी संगठन लड़ने वाला संगठन नहीं है, मगर जिन लोगों को लड़ाई प्रिय है वो लगातार लड़ते चले आ रहे हैं इस देश से, इस देश की संस्कृति से, इस देश के बहुसंख्यक समाज से। 1947 में सत्ता के लिए देश की जमीन बांट ली, 1962 में सत्ता के लिए 34,000 वर्ग मील जमीन चीन को दे दी, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर एक बार देश बांट दिया 47 में, 1984 में ये कहकर सिखों की हत्या करवा दी कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये संस्कार जिस पार्टी के, उस पार्टी के आज ये लोग कह रहे हैं कि हमने क्या दिया। आपको जानकारी के लिए बता दूं विक्रम जी, इस देश का सुपर कंप्यूटर जिसे परम के नाम से जानती है दुनिया, वो सुपर कंप्यूटर बनाने वाला उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने वाला एक स्वयंसेवक है। संघ ने क्या क्या दिया, संघ ने क्या क्या दिया है वो तो आप बाद में ढूंढेगा, मगर मैं ये पूछता हूं, इस देश को 2 टुकड़े करने वाला गांधी खानदान,
इस देश को जाति हिंसा में झोंकने वाला गांधी खानदान, इस देश के सिखों की नृशंस हत्या करवाने वाला गांधी खानदान, इस देश के संविधान की मर्यादाओं को तार तार करने वाला गांधी खानदान, थोड़ा उस पर विचार कर लीजिए। और उनके आजकल एक होनहार हुए हैं जिन्हें कभी जो कहते थे जिनके पुरखे कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, आज उनके घर एक चश्मो चिराग का जन्म हुआ है जो कहता है जात ही जात पर, जात ना पात तो छोड़िए उसको और उपजाति में विभाजित करना, कोट पर जनेऊ डालकर दिखाना। मगर ये करपात्री जी महाराज ने बहुत पहले कह दिया था कि एक ऐसा चश्मो चिराग आएगा। और मैं फिर से कहता हूं, अभी आपने बहुत टिप्पणियां की कि अमेरिका से कैसे आ रहे हैं, अमेरिका से कैसे आ रहे हैं वो भी बता दूं। एक वॉरेन एंडरसन के बदले एक आतंकी को छुटाकर राजीव गांधी लाए थे, एक वो प्रधानमंत्री था और एक ये प्रधानमंत्री है जो आज राणा भारत आ रहा है, ये वो प्रधानमंत्री है। अमेरिका से पहली बार प्रत्यर्पण, याद रखिएगा इसे, ये याद रखिएगा, ये गौरवशाली वैभवशाली भारत की जो आज इमारत लिखी जा रही है वो वही संघ है। और उसी संघ के कार्यकर्ता अवैध रूप से घुसेगा तो क्या करोगे आप? क्या उनको आरती उतार के लाएंगे क्या विक्रम जी? भाई अवैध रूप से आप किसी देश में घुस रहे हैं तो क्या आरती उतारे उनकी? नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, प्रत्यार्पण के तो हुई ना, राजनीतिक इच्छा शक्ति देखी ना, जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध के दौरान रोक कर लाए ना, ये थी इच्छा शक्ति। पर मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की गाड़ी राजीव गांधी के कहने पर छोड़कर रहती है हवाई अड्डे तक। तो जवाब दीजिए कि मानवाधिकारों का हनन वो नहीं था जो एंडरसन को आपने भेज दिया था। चलिए जवाब दे दीजिए। अच्छा, इतने हजारों की संख्या में लोग मर गए, उसको भेजना जस्टिफाई नहीं होगा? यूनियन कार्बाइड का चीफ वॉरेन एंडरसन था और उससे एक अयोग्य राजकुमार तब का राजीव गांधी उसके कहने पर अर्जुन सिंह खुद की कार में बिठाकर छोड़कर आए। देखा है आपने? और आज मैं फिर से कह रहा हूँ ना, हम तो इस देश के लिए लड़ेंगे, इस देश की संस्कृति के लिए लड़ेंगे और इस देश की संस्कृति को नष्ट करने वाले आप और आपके राहुल गांधी जैसे रावणों से भी लड़ेंगे। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि इस देश में सत्ता की राहुल गांधी जी चाहते हैं, उनके चाहने से देश नहीं चलता, देश के चाहने से सरकार चलती है। जो आप पे गंभीर आरोप है किस तरह से विभाजन किया आपकी पार्टी ने, उन्होंने सिलसिलेवार गिना दिया और आप उन पर आरोप लगा रहे हो, सत्ता में भागीदारी की बात कर रहे हो। अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि कितना ओबीसी बढ़ गया आपका, मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्ष कितने हैं? कुछ भी नहीं मालूम है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पहली शपथ भारत के झंडे के नीचे नहीं, यूनियन जैक के नीचे ली थी 2 सितंबर 1942 को। और शपथ दिलाने वाला लॉर्ड माउंटबेटन और इंग्लैंड की महारानी के नाम निश्चित शपथ लेने वाले लोग आज यहाँ बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। कौन दिला रहा था शपथ? अंग्रेज दिला रहे थे शपथ की? भारत का कोई कांग्रेस ने की थी भैया। आप कैसी बातें करते हैं? इतिहास को तोड़ के पेश करते हैं, लोगों के धूल कैसी बात कर रहे हैं आप? अंग्रेजों की पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, जो 4-5 चीजों को बार-बार रिपीट करता है, बार-बार रिपीट करता है। इसके अलावा आरएसएस के पास है क्या बांग्लादेश को भी तो कांग्रेस ने तोड़ के 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के। आप मुझे बताइए कि वो कह रहे हैं चीन को जमीन दे दी आपने, धर्म के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, हिंदुस्तान का पाकिस्तान बनवा दिया आपने। आप कैसी बातें करते हैं? कश्मीर का विलय उन्होंने करा। हमारी सरकार थी क्या? बताएं तो जवाब दो ना। अंग्रेजों की सरकार थी उस समय, किसकी सरकार थी मुझे बताइए। देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के टुकड़े करवाए थे मोहन लाइन किसने खींची थी? जिन्ना के साथ मिलकर कांग्रेस ने खींची थी, कांग्रेस ने खींची थी। लो, अब आजादी का सारा श्रेय आप लोगे और जो गलतियां हुई उनका ठीक है किसी और पर फोड़ोगे। गजब है विक्रम जी। नहीं वो देखिए वो। चलिए समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर आरएसएस से लड़ने के लिए आरएसएस जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता आपको चाहिए। कांग्रेस ने पहले भी आरएसएस के मुकाबले के लिए उससे तरह अपना एक संगठन बनाने की कोशिश की थी, सेवा दल की, कि वो भी आरएसएस जैसे कर्मठ निस्वार्थी कार्यकर्ता तैयार करेगा। लेकिन वो सेवा दल आज कहाँ है सबको पता है। बीजेपी से आप मुकाबला कर नहीं पा रहे, उसकी एक शाखा से, एक अनुषंगिक संगठन से, और आप आरएसएस से लड़ने का सपना देख रहे हो। क्या सपना पूरा हो पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।